है जिसका नाम है व्याकरण व्यापक। इसी बुक से मैं आज चैप्टर 4 आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन बच्चों, चैप्टर 4 पढ़ाने से पहले मैं आपकी पिछली कक्षाओं में जो क्लासेस आपने ली हैं ऑनलाइन, उसे मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो आपका सबसे पहला चैप्टर था भाषा। अब हम ये सीखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और इसी प्रकार से दूसरों के मन के विचारों को समझता है, उस साधन को कहते हैं भाषा। ठीक है, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा उसे कहते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम बोलकर और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। दूसरा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों को अपने मन के विचारों को समझाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के मुख्य 2 भेदों के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, अब हमारा दूसरा चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर 1 था और हमारा दूसरा चैप्टर था वर्णमाला और मात्राएं। ये हमारा दूसरा चैप्टर था। पहला चैप्टर था भाषा, दूसरा चैप्टर है वर्णमाला और मात्राएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उस ध्वनियों को एक रूप देने का जो कार्य होता है वो वर्ण के जरिए होता है। ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, शब्द वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें ध्वनि कहलाती है, वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। इन्हीं के पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इनके पूरे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। स्वर और व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हमारे स्वर कितने होते हैं ये सारे ही बच्चे जानते हैं। छोटा आ से लेकर औ तक हमारे ये 11 स्वर माने गए हैं। अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। वो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही बच्चों व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अब व्यंजन में क्या आता है? व्यंजन में का से लेकर या तक जो अक्षर होते हैं वो हमारे सारे व्यंजन में आते हैं। और ये अक्षर कितने होते हैं बच्चों? ये 33 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अब ये मात्राएं, जो ये व्यंजन होते हैं, का से या तक, का से या तक जो हमारे व्यंजन है, इन पर हमारे जो स्वर हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ये मात्राओं के रूप में लगते हैं, तो हमारे ये स्वर और व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज की कक्षा में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं और स्वर और व्यंजन के मेल से हमारा वर्णमाला बनता है और इस तरीके से उन पर मात्राएं लगाकर हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों शब्द और वाक्य। ये है शब्द, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, शब्द और वाक्य। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्ण, जैसे ये का क्या है? एक वर्ण है। माँ क्या है? एक वर्ण है। ला क्या है? एक वर्ण है। ठीक,
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को और जब उसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों का निर्माण तभी होता है जब वर्णों का उचित क्रम होता है और उसका एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा का, माँ और ये ला, कमल। अब ये क्या बन गया? कमल। तो कमल क्या है? कमल का एक सार्थक अर्थ है। कमल क्या है? एक फूल है, फूल का नाम है। अब ये है हमारा शब्द। लेकिन अगर ये व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा जाता, अगर हम इसे ऐसे लिख देते माँ, ला, माँ और का, लमा, तो क्या इसे हम शब्द कहेंगे? इसमें भी तो वर्ण है, लेकिन इसे हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है। ये शब्द है जब शब्द वर्णों के उचित क्रम को और उसके एक अर्थ को ही शब्द कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हमने शब्द समझा। अब आता है हमारा वाक्य, कि अब वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से वर्णों के उचित क्रम को हम शब्द कहते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के उचित क्रम को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे समझते हैं। एक वाक्य मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, देखिए। कीचड़, कमल, कीचड़ में खिलता है। ये कमल कीचड़ में खिलता है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा एक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द क्रम में लगे हुए हैं, व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं और इसका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है। ये पता चल रहा है कि कमल कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। परंतु अगर हम इसे ऐसे लिख दें, खिलता कमल कीचड़ है में, ठीक, तो क्या ये शब्दों का मेल वाक्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये शब्द तो सारे ही हैं, लेकिन इनका व्यवस्थित क्रम नहीं है और ये अर्थ का निर्माण नहीं कर रहे, ये अर्थ नहीं बता रहे हैं। और जब तक शब्दों का व्यवस्थित क्रम किसी भी अर्थ को नहीं बताएगा, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज की कक्षा में हमने अपनी भाषा, वर्णमाला और मात्राएं और शब्द और वाक्य, ये हमने अपनी पिछली कक्षाओं की चीजों को जाना। ठीक है, अब हम आते हैं आज के चैप्टर पर, जो कि हमारा है संज्ञा। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने जब अपनी छोटी क्लासेस ली है, अभी आप क्लास 4 में हैं, जब आपने अपनी छोटी क्लासेस ली है, उस क्लास में भी आपके लिए जरूर समझा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। आज मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की एक परिभाषा, जिसे कि सारे बच्चे जानते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई संज्ञा की परिभाषा। ठीक है बच्चों, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब के नाम क्या हैं? ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे कि ये डस्टर, चौक, पेन, पेंसिल, किताबें,
ये सब क्या है, वस्तु के अंतर्गत आते हैं और ये भी संज्ञा है। स्थान हरिद्वार, ऋषिकेश, बलरामपुर, कानपुर, ये सब क्या है, स्थान के नाम है और ये भी हमारे संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। भाव, भाव में क्या आता है, हमारे मन के भाव, जैसे कि दुख, सुख, शोक, आश्चर्य, इस प्रकार के जो भाव है या अवस्था है, जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं और भाव भी हमारी संज्ञा है। इस प्रकार से हमने जाना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना सबको समझ में आया बच्चों? अब हम आते हैं अपनी दूसरी चीज पर, जिसको कहते हैं संज्ञा के भेद। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहला हमारा आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसके अंतर्गत किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी भी विशेष स्थान का नाम, किसी भी विशेष वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो विशेष व्यक्ति का नाम या विशेष स्थान का नाम या विशेष वस्तु के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे विशेष व्यक्तियों के नाम, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, मदर टेरेसा, प्रणब मुखर्जी, ये सब क्या है, ये विशेष व्यक्तियों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से स्थान के नाम है रूस, अमेरिका, ये सब क्या है, कंट्रीज हैं, ये सब देश है बच्चों। और हम अपने शहरों को भी ले सकते हैं, ये सब भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और विशेष वस्तुओं के नाम, जैसे कि गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे संज्ञा के दूसरे भेद पर, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये है आपका संज्ञा का दूसरा भेद, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं और सभी स्थानों का पता चलता है, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए, जैसे कि कार। अब कार के अगर कोई नाम है, जैसे कार है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कार, ठीक, कार क्या है, कार जातिवाचक है। क्यों जातिवाचक है? इसलिए जातिवाचक संज्ञा है कार, क्योंकि अगर कार का कोई विशेष नाम होगा कि आल्टो या मर्सिडीज, ये सब कार के नाम होंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। लेकिन सिर्फ कार बोला जाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से विद्यालय, विद्यालय भी आपका बेटा, विद्यालय भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय, विद्यालय, ये क्या है, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है, इसे समझते हैं। क्योंकि विद्यालय तो बहुत सारे हो सकते हैं, विद्यालय एक जाति को संबोधित करता है, लेकिन जब विद्यालय का विशेष नाम होगा, जैसे सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब तक इसका कोई एक नाम नहीं है, तब तक ये पूरे समूह को बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के तीसरे भेद पर आते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
आ गया भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक अवस्था है, बुढ़ापा, ठीक। इसी प्रकार से बचपना, बचपना भी एक क्या है, अवस्था का नाम है। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। हरियाली, चारों तरफ जब बारिश का मौसम होता